हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो आज भी हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हिस्ट्री चैप्टर 4 क्लास 10th एनसीईआरटी। तो हमने ये पैराग्राफ को स्टार्ट कर दिया था। लगभग हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले सेशंस में हमने डिस्कस किया कि कैसे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो थी वो पहले बाहर की कंट्रीज़ में सेटअप हुई, फिर धीरे धीरे कर कर जब इंडिया में सेटअप हुई तो क्या कंडीशंस हुई, ब्रिटिश ने कैसे इंडियंस को डोमिनेट किया। ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ पर हमने देखा कि वो कैसे लॉस में जा रही थी। ठीक है, वीवर्स की क्या कंडीशन रही, एम्प्लॉयमेंट का क्या रहा रोल, वो सारी चीज़ें हमने पिछले सेशंस में डिस्कस कर ली। अब हम यहाँ से ये पढ़ेंगे कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी जो छोटी इंडस्ट्रीज थी वो कैसे डोमिनेट हो रही थी। वाइल फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज ग्रो स्टेडली आफ्टर द वॉर, यानी कि वॉर के बाद, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो फैक्ट्री थी यानी इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो थी वो इकोनॉमी में अपना छोटा सा स्मॉल सेगमेंट फॉर्म कर पा रही थी। बहुत मोस्ट ऑफ देम अबाउट 67% इन 1911, यानी कि उनमें से बहुत सारे लोग, कितने परसेंट, 67% मैक्सिमम 1911 में बंगाल और बॉम्बे में लोकेट कर रहे थे। पूरी कंट्री के अलावा जो जितने भी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन थी वो प्रीडोमिनेट हो रही थी, यानी कि उसमें जो जितना भी छोटा प्रोपोर्शन था टोटल इंडस्ट्रियल लेबर का, उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि वो इन फैक्ट्रीज पर काम करें। 5% 1911 में था, 10% 1931 में था। तो जितना भी बचा कुचा वर्क था स्मॉल वर्कशॉप्स में या हाउस होल्ड यूनिट्स में, वो एलीज या बायलेन्स में लोकेट करते थे, जो कि पासर बाइक से इनविजिबल थे, पासर बाय से दिखते नहीं थे। तो कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, हैंडीक्राफ्ट्स की जो भी प्रोडक्शन थी वो भी 20th सेंचुरी तक काफ़ी एक्सपेंड हुई। दिस इज़ ट्रू इवन इन द केस ऑफ हैंडलूम सेक्टर। यही चीज़ हैंडलूम सेक्टर में भी था, जो कि हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे जो चीप मशीन थी जो कि थ्रेड बनाती थी, स्पिनिंग इंडस्ट्री में थ्रेड आउट करती थी 19th सेंचुरी में, तो वीवर्स उससे सर्वाइव कर रहे थे। 20th सेंचुरी में हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन जो थी वो धीरे धीरे एक्सपैंड हुई और 1900 to 40 के बीच में बढ़ी। अब ये कैसे हुआ? सो दिस वॉज पार्टली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ये सब हुआ। हैंडीक्राफ्ट के जो लोग थे उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। इफ़ दैट हेल्प्स देम, अगर वो उन्हें मदद देता है तो प्रोडक्शन में इम्प्रूव होगा बिना कॉस्ट हाई हुए। और 20 सेंचुरी के सेकंड डिकेड में हमने देखा कि वीवर्स जो है वो लूम्स को इस्तेमाल करें फ्लाई शटल के साथ। फ्लाई शटल क्या है बच्चों, यहाँ पे देख लो आप, साइड में पैराग्राफ बन रहा है। सो फ्लाई शटल एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि वीविंग के लिए यूज्ड होता है। ठीक है, जिसको रोप या पुली से मूव कराते हैं। ये इसमें हॉरिजॉन्टल थ्रेड होते हैं, वर्टिकल थ्रेड्स भी होते हैं जिनको वार्प बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल वाले को वेफ्ट बोलते हैं। तो जो इस फ्लाई शटल की इन्वेंशन जो थी, इन्हें वीवर्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया था। ठीक है, ताकि वो बड़े बड़े लूम्स को और बड़े बड़े क्लॉथ के पीसेस को आसानी से ऑपरेट कर सकें। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हर वर्कर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, प्रोडक्शन में स्पीड बढ़ी और लेबर डिमांड की भी रिड्यूस हो गई। तो 1941 तक 35% जो हैंडलूम्स थे इंडिया में वो फ्लाई शटल्स फिट कर रहे थे अपनी फैक्ट्रीज में। अब कौन कौन से रीजन्स में, रीजन्स जैसे कि ट्रेवनकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल, इनका जो प्रोपोर्शन था वो 70 to 80% था। देयर वर अदर सेवरल स्मॉल इन्वेंशंस दैट हेल्प वीवर्स, और भी कई छोटे छोटे इनोवेशंस थे जिनमें वीवर्स को मदद मिली कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को और मील सेक्टर के साथ compete कर सकें। ठीक है, सर्टेन ग्रुप्स ऑफ वीवर्स वर इन अ बेटर पोजीशन, यानी कि कुछ वीवर्स के जो ग्रुप थे वो अच्छी पोजीशन में थे कि उन्हें कंपटीशन करना नहीं पड़ता था दूसरों से, मील इंडस्ट्रीज़ के साथ। वीवर्स जो कि कुछ कोर्स क्लॉथ प्रोड्यूस करते थे और दूसरे कुछ फाइनर वैराइटीज़ के प्रोड्यूस करते थे। तो जो कोर्सर क्लॉथ थे जिनको पुअर खरीदते थे और उनकी डिमांड वायलेंटली बढ़ रही, फ्लक्चुएट हो रही थी। ठीक है, इन टाइम्स ऑफ बैड हार्वेस्ट, जब फसल ख़राब रहती थी तो जो रूलर पुअर थे यानी जो गरीब लोग थे उनके पास बहुत थोड़ा रहता था खाने के लिए। उनका कैश इनकम भी जो था वो बिल्कुल नहीं था, उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, तो वो पॉसिबली क्लोथ तो नहीं खरीद सकते थे। तो जो फाइनर वैराइटीज़ की जो डिमांड थी वो
इससे ज़्यादा स्टेबल थी। जो भी रिच थे वो इन्हें आसानी से बाय कर सकते थे। फेमाइंस को इसमें बनारसिया जो भी बालूचरी साड़ी है, बनारसी साड़ी हैं, उसकी सेल में उन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हमने पहले भी देखा था कि मेल्स जो हैं वो इन स्पेशलाइज वीव्स के साथ इंटीमेट नहीं होती। सारी जितनी भी साड़ी हैं वुवन बॉर्डर के साथ, या फिर जितनी भी फेमस लुंगी हैं, हैंडकरचिफ है मद्रास की, इनको इजीली मेल प्रोडक्शन में डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता। वीवर्स और जितने भी अदर क्राफ्ट पीपल हैं जिन्होंने कंटिन्यूटी में अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड किया है 20th सेंचुरी तक, वो अब भी आज तक प्रॉस्पर नहीं हैं। दे लिव्ड हार्ड लाइफ, उन्होंने बहुत मुश्किलें लाइफ झेली है, काफ़ी लंबे टाइम तक काम किया है। ठीक है, वेरी ऑफन द एंटायर हाउस होल्ड इंक्लूडिंग ऑल वुमेन एंड चिल्ड्रन हैड टू वर्क एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। उनके पूरे घर में जितने भी बच्चे, बूढ़े, औरतें सब हैं, सभी अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टेजेस में इन्वॉल्व हैं। बट दे वर नॉट सिंपली रेमेंट्स ऑफ पास्ट टाइम इन एज ऑफ फैक्ट्रीज, देयर लाइफ एंड लेबर वॉज इंटीग्रल टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उनकी जितनी भी लाइफ थी, जितने भी लेबर्स थे, वो सारे के सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया था। ये जो आपको मैप दिख रहा है, ये मैप जो है ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन बता रहा है। 1931 में जितनी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ थी वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड थी। ठीक है, अब मार्केट फॉर गुड्स क्या है, तो हमने पहले देख लिया कि कैसे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने इंडियन मार्केट को अपने हाथों में ले लिया और कैसे इंडियन वीवर्स और क्राफ्टमैन ट्रेडर्स ने कॉलोनियल कंट्रोल को रेसिस्ट किया, टैरिफ प्रोटेक्शन की डिमांड की, अपने खुद के स्पेस को क्रिएट किया और मार्केट को एक्सटेंड करने की कोशिश की। ठीक है, बट वेन न्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस पीपल हैव टू बी परsuaded टू बाय देम। लेकिन जब मार्केट में नए प्रोडक्ट्स आए तो लोगों को कहा गया कि वो उन्हें खरीदे। सो दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट, और उन्हें लगना चाहिए कि वो एक प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर, ये एक तरीका ये था कि जिसमें जो नए कंज्यूमर्स थे उनको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्रिएट किया जा रहा था। जैसे कि हमें पता है एडवर्टाइजमेंट से प्रोडक्ट्स जो होते हैं थोड़े ज़्यादा डिज़ायरेबल और नेसेसरी लगते हैं। उनकी लोगों के दिमाग में जो उन लोगों के दिमाग में उस प्रोडक्ट की शेप बनाने की कोशिश की जाती है, नए ज़रूरतों को बनाने की कोशिश की जाती है। आज हम दुनिया में रहते हैं जहाँ पर तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट चारों तरफ चलते रहते हैं, न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, होर्डिंग में, स्ट्रीट वॉल में, टेलीविज़न स्क्रीन में। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की तरफ झांक कर देखें तो हमें इंडस्ट्रियल एज की शुरुआत कहाँ से वो चीज़ें दिखती हैं। एडवर्टाइजमेंट जो है उसने प्रोडक्ट यानी मार्केट्स में जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनमें उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और नए कंज्यूमर कल्चर को शेप देने में भी मदद की है। जब मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट ने इंडिया में क्लोथ बेचना शुरू किया था तो उन्होंने क्लोथ बंडल पर अपने लेबल लगाए थे। वो जो लेबल था ना, वो इसलिए था टू मेक द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ताकि मैन्युफैक्चर की जगह कहाँ पर है वो बता सके और कंपनी का नेम उसमें शो हो। वो लेबल जो था वो क्वालिटी का मार्क था। जब बायर्स कहते थे मेड इन मैनचेस्टर, जब बायर देखते थे कि इस पे लेबल लगा हुआ है मेड इन मैनचेस्टर बोल्ड लेटर्स में, तो उन्हें कॉन्फिडेंट सा फील होता था वो क्लॉथ खरीदते वक्त कि हम ब्रांडेड चीज़ें खरीद रहे हैं, लेबल लगाया भाई। लेकिन अगर लेबल उसमें नहीं होता, बट लेबल्स डिड नॉट ओनली कैरी वर्ड्स एंड टेक्स्ट, लेकिन लेबल में सिर्फ वर्ड और टेक्स्ट ही नहीं होते, उसमें इमेजेस भी होती हैं जो कि ब्यूटीफुली इलिस्ट्रेट बताई जाती हैं। अगर हम पुराने लेबल्स में देखें तो हमें कुछ मैन्युफैक्चरर्स के माइंड का आइडिया मिलता है, उनके कैलकुलेशन का, उन्होंने कैसे लोगों से अपील की, वो तरीका। इंडियन गॉड और गॉडेस रेगुलरली हर किसी लेबल पर दिखते थे, उनकी इमेजेस दिखती थी। इट वॉज एज विद द एसोसिएशन विद गॉड्स, ये गॉड्स के साथ एक एसोसिएशन होती कि वो डिवाइन अप्रूवल दे रहे हैं गॉड्स को, जो कि बिक जाने चाहिए। जो भी इम्प्रिंटेड इमेज थी कृष्णा की, सरस्वती की, वो सारी की सारी फॉरेन लैंड से लेकर एक इंडियन पीपल को बेचना चाह रहे थे। ठीक है, कि कैसे पर्टिकुलर सोप आइटम या कोई भी आइटम हो, कैलेंडर वगैरह कुछ भी प्रोडक्ट हो, उससे कैसे बेचा जाए। लेट 19th सेंचुरी में मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो कैलेंडर को प्रिंट कर रहे थे ताकि अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज करा सके। न्यूज़पेपर मैगजीन के अलावा कैलेंडर्स भी वर यूज्ड इवन बाय पीपल हु कुड नॉट रीड। कैलेंडर्स भी प्रोड्यूस कराए जाने लगे लोगों को जो पढ़ते भी नहीं थे उन्हें। ठीक है,
देवर हंग इन टी शॉप्स में टंगे हुए थे, गरीब लोगों के घर में टंगे हुए थे, जितने ज़्यादा ऑफिसेस थे, मिडिल क्लास अपार्टमेंट थे, उन सब जगह पर ये टंगे हुए थे। जो भी वो कैलेंडर लटकाता था या हैंग हैंग करता था दीवार पे, लटका के रखता था, तो उससे वो एडवर्टाइजमेंट देखना ही पड़ता था। एक दिन के बाद एक दिन के बाद सालों साल देखना पड़ता था। इन दिस कैलेंडर वंस अगेन वी सी द फिगर्स ऑफ गॉड बीइंग यूज्ड टू सेल न्यू प्रोडक्ट्स। इस कैलेंडर में भी एक बार फिर से हम वही चीज़ देख रहे हैं कि भगवान जो है इन नए प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। लिस्ट द इमेज लाइक द इमेजेस ऑफ गॉड, गॉड की इमेजेस के साथ साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट पर्सोनेजेस की फिगर्स को भी देखा है, जिनमें नवाब हैं, एम्परर हैं, ठीक है, जो कि एडवर्टाइजमेंट और कैलेंडर्स में अडॉर्न्ड है। जो भी मैसेज है वो ये कहना चाहते हैं कि इफ़ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर, अगर आप इस रॉयल फिगर की रिस्पेक्ट करेंगे तो आप इस प्रोडक्ट की भी रिस्पेक्ट करेंगे। और जब प्रोडक्ट राजा यूज़ कर रहे हैं तो यानी कि वो रॉयल कमांड के अंडर में प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसकी क्वालिटी पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। तो जब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने एडवर्टाइज़ किया नेशनलिस्ट मैसेज के थ्रू, जो कि एकदम साफ और लाउड था, तो अगर हम नेशन की चिंता करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए जो कि इंडियन ने प्रोड्यूस किए। तो एडवर्टाइजमेंट एक तरीके का स्वदेशी मैसेज था नेशनलिस्ट के लिए, एक व्हीकल बिल्ड करने के लिए। यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, इंडियन मिल्क क्लॉथ लेबल, यहाँ पे किसी गॉडेस की पिक्चर लगा रखी है, ठीक है। फिर ये सनलाइट सोप कैलेंडर 1934 में कृष्णा और सरस्वती की पिक्चर लगा रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैनचेस्टर लेबल्स, अर्ली 20वीं सेंचुरी में मैनचेस्टर के लेबल कैसे होते थे, कुछ इस तरीके से होते थे, ठीक है। अब हम कंक्लूजन पढ़ लेते कि इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा क्या है। तो साफ साफ बात है कि हमने इंडस्ट्रीज़ की जितनी भी एज थी उसका मतलब था कि मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या हुए, फैक्ट्रीज की ग्रोथ कैसी हुई, नए इंडस्ट्रियल लेबर कैसे बने, ठीक है। हमने ये भी देखा कि हैंड टेक्नोलॉजी, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडस्ट्रियल लैंडस्केप का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। लुकिंग एट फिगर 1 and 2, वुड व्हाट वुड यू से नाउ ऑफ द इमेजेस दे प्रोजेक्ट। चलिए तो एक बार 1 and 2 फिगर पे हम चलते हैं। फिगर नंबर 1 and 2, फिगर नंबर 1 and 2 पे हम चलते हैं। एक बार फिगर नंबर 1 तो हमारी वही है, द डॉन ऑफ, जो पिक्चर थी हमारी डॉन ऑफ, ये डॉन ऑफ द कंट्री पब्लिश बाय E.T. पॉल म्यूजिक कॉर्पोरेशन, न्यूयॉर्क इंग्लैंड। मैंने आपको बता दिया कि ये पिक्चर किसकी थी, ठीक है। ये एक E.T. पॉल थे जिन्होंने अपनी खुद की म्यूजिक बुक पब्लिश की थी, जिसमें उनका कवर पेज जो था वो इस पिक्चर का था, ठीक है। और दूसरी फिगर नंबर 2 हमारी ये रही, टू मैजिशियंस, जो कि इंलैंड प्रिंटर्स ने पब्लिश की थी इसे 26 जनवरी 1901 में, ठीक है। इस इमेज में ऊपर के में तो अलादीन है और नीचे वाले में हमारे वो हैं, अलादीन जो हैं वो तो ऊपर है टॉप पे, और नीचे मैकेनिकल स्टैंड है, मैकेनिक खड़ा है कोई नीचे, और ऊपर तो अलादीन खड़े हैं जिन्होंने जादू से ये सब दुनिया खड़ी कर दी, और मैकेनिकल जिन्होंने अपने हाथों से ये सब चीज़ें खड़ी करी है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस की गई थी, ठीक है। Thank you everyone for watching this video. If you have any query, you can ask me in the comment section. Don't forget to do like, share and subscribe to my channel. And also press the bell icon to get latest notifications from my channel. ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। दबाने में कितनी सी देर लगती है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। बाय बाय, स्टे ट्यून। तो अब हमारा सारा हो चुका है, वैसे हिस्ट्री का एक और चैप्टर बचा है, उसको करने के बाद हम मैप करेंगे। स्टे ट्यून, बाय बाय।